तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स टायर्ड वंस अगेन। और बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों से मिल रहा हूँ। एक्चुअली मैं किसी काम में बिजी था यार। ठीक है, तो चलो आज शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में ना हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को निपटा देंगे अच्छे से। ठीक है, ये तुम लोग को बहुत चैप्टर डराता है मुझे पता है, लेकिन इसका वेटेज बहुत अच्छा खासा होता है जेई मेंस में। और जे एडवांस में तो हर साल एक क्वेश्चन आना जिसका तय होता है। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं बेसिक से शुरू करता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं और इसको लिखते हैं ए प्लस बी ऑफ आयोटा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी आयोटा के इक्वल होता है। ठीक, ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे ए और बी जो होगा रियल नंबर होगा। ठीक है, जिसमें ए जो होता है ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है। ठीक है, और जिस पार्ट के साथ आयोटा होता है ना वो किसी भी नंबर का इमेजिनरी पार्ट होता है। किसी भी नंबर का इमेजिनरी पार्ट होता है, किसी भी नंबर का इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, अब बात को समझो थोड़ा कि सर आयोटा क्या है। आयोटा होता है तुम्हारा अंडर रूट ऑफ -1। आयोटा क्या होता है तुम्हारा? अंडर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो, इतनी बात तो मैंने तुम्हें बता दी। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ ध्यान से सुनना। जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो दो टाइप का हो सकता है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो दो टाइप का हो सकता है। ठीक है, पहले या तो प्योरली रियल होगा, या तो प्योरली रियल होगा, या तो इमेजिनरी होगा। ठीक है, या तो इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी में भी एक पार्ट और आ जाता है तुम्हारा प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। जैसे कि प्योरली रियल कब होगा? अच्छा देखो, इस टर्म को तुमको पूरा का पूरा रियल बनाना है जो इस डब्बे में मैंने लिखा है। तुम क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे b इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। b इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। अच्छा, इसको अगर प्योरली इमेजिन अगर इसको इमेजिनरी बनाना है तो इमेजिनरी तो तभी ना बनेगा जब b वाला टर्म रहेगा। तो तुम बोलोगे कि सर b कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन 0 नहीं हो सकता। ठीक है, सर प्योरली इमेजिनरी तो तब बनेगा ना हमारा जब a इक्वल टू 0 हो। क्योंकि प्योरली इमेजिनरी का मतलब होता है सिर्फ इमेजिनरी टर्म हो। इमेजिनरी का मतलब होता है कि रियल टर्म भी हो सकता है, रियल टर्म नहीं भी हो सकता है। प्योरली रियल का मतलब है कोई इमेजिनरी टर्म है ही नहीं। ठीक है, समझ गए? समझ गए? अब मैं तुम्हें कुछ बातें और बता देता हूँ कि जैसे जो जीरो है, जो जीरो है वो प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है, लेकिन इमेजिनरी नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट नोट कर लो, बहुत ज्यादा काम तो तुमको नहीं आएगा। जीरो जो है वो प्योरली रियल है, वो प्योरली रियल है, और जीरो जो है वो प्योरली इमेजिनरी है। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी है, लेकिन जीरो कभी भी सिर्फ इमेजिनरी नहीं है। तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सर जीरो जो है वो इमेजिनरी नंबर है। नहीं, जीरो या तो प्योरली रियल है या तो प्योरली इमेजिनरी है, लेकिन सिर्फ इमेजिनरी नहीं है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक बात बता दे। अब थोड़ा ज्ञान की बात देखो यहाँ से लेना कि देखो भाई, एक बहुत ही अच्छी चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अयोटा जो होता है वो अंडर रूट -1 होता है। तो अयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा? सर -1 हो जाएगा। अयोटा की पावर 4 क्या हो जाएगी तुम्हारी? सर 1 हो जाएगी। इससे तुम एक बात को कंक्लूड कर सकते हो कि अयोटा की पावर 4n जो भी होगा ना वो 1 के इक्वल। ठीक है, ठीक है, अयोटा की पावर 4n होगा। यानी कि सपोज करो अयोटा की पावर 8 है, तो उसको तुम क्या लिख सकते हो? अयोटा की पावर 4 टाइम्स 2, यानी 4 टाइम्स ऑफ एनी नंबर, यानी इसकी वैल्यू 1 होगी। ये जस्ट मैंने तुम्हें फास्ट सॉल्विंग के लिए बता दिया। ठीक है, अब तुम्हें मैं एक चीज और बता देता हूँ। तुमने एक बचपन में एक चीज पढ़ी थी, याद है तुमको? तुमको याद है? तुम करते थे कि सर √a × √b इज इक्वल टू √ab। अब इसको भूल जाओ, अब इसको नहीं करना है। अब इसको नहीं इसलिए करना है क्योंकि ये सिर्फ तब वैलिड होता है जब a और b हमेशा पॉजिटिव हो या 0 के इक्वल हो। ठीक है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि √5 सर √25 हो जाएगा। इसका मतलब सर इसका मतलब सर इसकी वैल्यू 5 होगी। नहीं, ये गलत है, ये गलत है।
मल्टीप्लाई तुम दो अंडर रूट की वैल्यूज को तभी कर पाओगे जब वो पॉजिटिव हो। यहाँ पे नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही मिस्टेक्स हैं जो कि बच्चे कर देते हैं, जो कि बच्चे कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग अपने जेई की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि z जो है तुम्हारा a प्लस बी अयोटा है, तो इसका अगर कॉन्जुगेट तुमको निकालना होगा ना, तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए z बार लिखेंगे और उसको a माइनस बी अयोटा लिख। कंजुगेट निकालने के लिए तुमको क्या करना होता है, एक सिंपल सी चीज मैं तुम्हें यहाँ बता दूं। चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। जैसे कि यहाँ पे z तुम्हें ये दिया हुआ है, इसका तुम्हें कॉन्जुगेट निकालना है, देखो ये निकाल दिया तुमने, देखो तुमने ये निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है तुम्हें कि कल को z तुम्हें दे दे a प्लस सॉरी a माइनस अयोटा b, तो तुम इसको बाहर ऐसे निकाल लेना, a प्लस बी अयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तुम्हें ना इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, अब मैं तुम्हें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉन्जुगेट, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉन्जुगेट, ठीक है। किस टाइप की प्रॉपर्टीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, तुम्हें जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर तुम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी का अगर तुम कॉन्जुगेट को ऐड करोगे तो वो टू टाइम्स होता है रियल पार्ट ऑफ जेड के, टू टाइम्स होता है रियल पार्ट ऑफ जेड के, ठीक है। अच्छा, ये पहली प्रॉपर्टी। सर प्लस की जगह अगर माइनस कर देंगे तो, प्लस की जगह अगर अपन माइनस कर देंगे तो क्या होगा सर, बड़ी जानने की इच्छा होती है, तो वो टू टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा, ठीक है। टू टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी कि सर अगर जेड को जेड बार से मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना, ये हमेशा हमेशा जो होता है रियल होता है, ये हमेशा रियल होता है, ठीक है। ठीक है, अगर देखो, अब मैं तुम्हें एक चीज बता दे रहा हूँ, देखो z जो होगा ना, z जो होगा ना, जैसे मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो यहाँ पे दो कंडीशन मान लो कि या तो ये प्योरली रियल है, या तो ये प्योरली रियल है, ठीक है। या तो एक कंडीशन मान लो कि भाई ये जो है ना ये प्योरली प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है। देखो अगर ये प्योरली रियल है तो z माइनस जेड बार हमेशा जीरो होगा और z प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो होगा अगर ये प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है। ये कैसे पता चला सर, ये कैसे, तुम इसके थ्रू प्रूव कर सकते हो, ठीक है। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लो, उसका कॉन्जुगेट निकालो, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका अपन सीखेंगे, पहला तरीका अपन के पास क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन, ठीक है। पहला तरीका क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म होगा, पहला तरीका क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म होगा। जैसे कि मान लो ना कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x प्लस अयोटा वाई है, ठीक है। तो इसको तुम कार्टेशियन प्लेन पे दिखा सकते हो, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन पे दिखा सकते हो, कैसे सर, कैसे दिखाएंगे हम। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा ना कार्टेशियन प्लेन हो गया, सपोज करो ये और ये, हम्म, ये
ये तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन हो गया सपोज करो। तो कार्टेशियन प्लेन तो हम सबको पता है ना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन, सॉरी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो ये तुम्हारा आर्गेंट प्लेन है। ये क्या है तुम्हारा? आर्गेंट प्लेन, ठीक है। जिसमें एक्स एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस कहते हैं, और जिसमें वाई एक्सिस को ना हम लोग इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। ध्यान रखना कि अगर इसमें एक्स और वाई है तो पहले तुम कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज करो कि ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारा, सपोज करो एक्स कॉमा वाई, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारे पास एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो चूंकि ये रियल एक्सिस है, एक्स एक रियल एक्सिस है, तो देखो, और वाई एक इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। ये वाला पार्ट तुम्हारा एक्स हो गया, और ये वाला पार्ट तुम्हारा वाई हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट तुम्हारा वाई हो गया, ठीक है। अब सपोज करो कि इसको ओ मान लो, इस पॉइंट इस पॉइंट को ओ मान लो, इस पॉइंट को ओ मान लो, ठीक है। और ये एंगल कुछ थीटा बना रहा है। अब इसमें ध्यान रखना कि इसमें ओपी क्या है तुम्हारा? ओपी है तुम्हारा मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ जेड, जिसको तुम ऐसे डिफाइन करोगे, ठीक है। और थीटा क्या है तुम्हारा? थीटा क्या है तुम्हारा? थीटा क्या है? थीटा तुम्हारा प्रिंसिपल है, स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल, ठीक है। बात को थोड़ा समझो, बात को थोड़ा समझो। ओपी क्या है तुम्हारा? मॉड्यूलस है। प्रिंसिपल क्या है तुम्हारा? थीटा है। तुम्हें पता है ना, आर्गेंट प्लेन पे दिखाते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, आर्गेंट प्लेन पे दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। अब देखो, एक बहुत ही काम की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने अभी क्या बोला? मैंने अभी क्या बोला? ओपी क्या है? मॉडुलस है, मॉडुलस है, किसका है? जेड का है। और जेड तुम्हारा किसके इक्वल है? एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल। थोड़ा ध्यान से समझना, जेड। अच्छा, अगर कोई तुम्हें बोल दे अच्छा मॉड जेड की वैल्यू बताओ, तो तुम सीधा बोलते ना कि वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भाई ये तो तुम निकाल ही सकते हो ना, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तुम पाइथागोरस थ्योरम निकालो, ठीक है, उसी से वो तो वो आता है। तो ये हो गया। तुमको एक ये चीज बहुत याद रखनी है, ये तुम्हें मॉड्यूलस कई जगह पे निकालना पड़ जाएगा पेपर में, ये तुमको याद होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। थीटा कैसे तुम निकालोगे? थीटा निकालने के लिए तुम सीधा कहते हो कि टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ये भी तुमको याद कर लेना चाहिए कि हम लोग ऐसे निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा होता है पोलर फॉर्म, ये भी तुमने सुना होगा। अगर तुमने सेल्फ स्टडी की होगी तो इसको तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के बारे में सुना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। और मतलब दोनों सेम है यार, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि, जैसे वही z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई है, ठीक है ना। इसमें तुम क्या करोगे? z को क्या बोलोगे? z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, यानी z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तुम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर, तुम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आर क्या है? मॉडुलस ऑफ z। आर क्या है तुम्हारा? मॉडुलस ऑफ z। बताया ना मैंने कैसे निकालना है। अब तुम बोलोगे सर आर कॉस थीटा आर साइन थीटा आपने वैल्यू कैसे रख दी? देख लो भाई, देख लो, देख लो। अगर ये तुम्हें वैल्यू निकालनी है तो तुम क्या करोगे? तुम्हें थीटा दिया है और तुम्हें ये दिया है, तो तुम थीटा की फॉर्मूला लगा लोगे, कॉस थीटा की फॉर्मूला। अगर तुम यहाँ पे थोड़ा सोचो, यहाँ पे अगर तुमने यहाँ पे कॉस थीटा लिखा, कॉस ऑफ थीटा लिया, तो क्या लोगे? बेस बाय हाइपोटेनस, यानी एक्स बाई हाइपोटेनस आर। यहाँ से एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा आ गई। और इसके लिए अब इसके लिए वाई निकालने के लिए तुम इसको साइन थीटा रख लो, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हुआ? वाई अपॉन में आर, इसको आर कर दो, नहीं आर रखो, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा आर साइन थीटा आ गया, ठीक है ना।
बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। तो ये तुम्हारा आर हो गया। ठीक है। एक तुम्हारा यूलर फॉर्म होता है। ठीक है, इसी में एक तुम्हारा यूलर फॉर्म होता है। नेक्स्ट पेज पे बता। ठीक है, इसी में एक तुम्हारा यूलर फॉर्म होता है। इसके बारे में तुमने बहुत सुना, अगर तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका नाम नहीं सुना है ना, तो तुमने कुछ नहीं पढ़ा है मतलब। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं ई की पावर आयोटा एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ एक्स। हो गया। इसी को तुम्हारे यूलर फॉर्मूला भी, अगर तुमने बढ़िया बढ़िया बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है, बुक्स पढ़ने के शौकीन हो, तो तुमको इसको कहा गया है। ठीक है। अच्छा, इसमें cos x कैसे निकालेंगे? cos x निकालने का देखो ये फॉर्मूला तुम्हें मैं बता रहा हूँ। cos x इक्वल टू होता है e की पावर आयोटा x प्लस e की पावर माइनस आयोटा x बाई टू। अच्छा, अब साइन ऑफ x भी तो निकालना है हमें, क्योंकि इसमें तो बस प्लस की जगह माइनस कर दो। ठीक है। ठीक है, समझ गए? बस हो गया। अब तुम्हें मैं कंजुगेट की कुछ और प्रॉपर्टीज बता दे रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से फिर प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। वो भी प्रॉपर्टीज थी एक तरह से, ये बहुत जरूरी वाली हैं। देखो, अगर तुमने z बार का बार ले लिया तो वो z के इक्वल होता है। भाई सोचो ना, पहली बार में साइन चेंज किया प्लस से माइनस, फिर माइनस से प्लस कर दिया, तो कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ ना। ये पहला है। दूसरा क्या है तुम्हारा? मान लो कि z1 प्लस z2 को तुमने दोनों को ऐड करके कॉन्जुगेट लिया, तो वो z1 का बार प्लस z2 के बार के इक्वल होता है। ठीक है। तीसरा, सर हम तो जोड़ेंगे नहीं, हम तो घटा देंगे, मैं किसी जोड़े को साथ देख नहीं सकता हूँ। अगर ये सोचे तुम्हारी, मुबारक हो, वो भी पॉसिबल है। ठीक है। सर मेरा ये भी करने का मन नहीं है, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, सर मैं क्या करूँगा, z1 z2 को मल्टीप्लाई कर बाहर ले लूँ। मुबारक हो, ये भी हो सकता है। ठीक है। सर मेरा ये भी मन नहीं है, मैं क्या करूँगा, पहले z1 और z2 को डिवाइड करूँगा फिर मॉड। मुबारक हो, ये भी तुम। ठीक है, समझ रहे हो ना? ध्यान रखना, यहाँ पे इस केस में तुम्हारा z2 जो होगा जीरो के इक्वल नहीं होगा, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होगा। कुछ कुछ चीजें खुद से निकालो। ठीक है। ठीक है, आ जाओ अब मॉडुलस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे। मॉडुलस प्रॉपर्टी, मॉडुलस प्रॉपर्टी। ठीक है, आ जाओ तुम मॉडुलस प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो मॉडुलस प्रॉपर्टी के लिए अब क्या सुनना है भाई? आ जाओ, फिर से अच्छी अच्छी चीजें सुनेंगे। पहला, याद रखना कि मॉडुलस ऑफ जेड हमेशा पॉजिटिव होगा। भाई अंडर रूट है ना, अंडर रूट आता है उसमें। दूसरा, मॉडुलस ऑफ जेड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ जेड। इसका भी ख्याल रखना, अगर कम आ रहा है तो तुम भाई गलत फैमिली में जी रहे हो। मॉडुलस ऑफ जेड हमेशा इक्वल टू आएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के। चौथा तुम्हारा, जो मॉडुलस ऑफ जेड है वो मॉडुलस ऑफ जेड बार के भी इक्वल है, इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस जेड के भी इक्वल है, इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस जेड बार के भी इक्वल है। ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी तुम देख लो कि अगर z को z बार से कर दोगे, ठीक है, तो वो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। ठीक है, अगर इसकी छठी प्रॉपर्टी देख लो, मॉडुलस ऑफ z1 z2 अगर निकालोगे तो मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2 आ जाएगा। बात को समझ रहे हो ना? बहुत ही आसान आसान प्रॉपर्टीज है। कुछ प्रॉपर्टीज तो बहुत रिपीटेटिव है, जैसे मॉडुलस ऑफ z1 बाई मॉडुलस ऑफ z2, ये मॉडुलस ऑफ z1 बाई z2 की इक्वल। ठीक है, आ जाओ फिर से क्वेश्चन 8 नंबर। ठीक है, तो इसमें तुमको कुछ थोड़ा ध्यान नहीं रखना है, इसमें थोड़ा सा बस z की पावर n का मॉडुलस है तो उसको मॉडुलस ऑफ z की पावर n भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 9। ठीक है, अगर तुम ऐसे लिख रहे हो z1 प्लस z2 का मॉडुलस का होल स्क्वायर, इसको लिखो z1 का होल स्क्वायर प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट। ठीक है, ओ सॉरी, टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1
इंटू जेड का मॉड। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ सर, समझ गया मैं। तो ये बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज है, ये तुमको याद होनी चाहिए। ठीक है, और एम्पलीट्यूड की कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, वही थीटा को एम्पलीट्यूड ही कहते हैं। ठीक है ना, एम्पलीट्यूड तो तुम्हें पता ही होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड, प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड, जैसे कि मान लो कि अगर तुमसे एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2 पूछा गया है, Z1 Z2, किसको तुम क्या करोगे, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, ठीक है, प्लस 2 k पाई। ठीक है, के यहाँ पे ध्यान रखना इंटीजर ही होगा। ठीक है, मैं जहाँ जहाँ बता रहा हूँ के इंटीजर ही होगा। ठीक है, दूसरा एम्पलीट्यूड ऑफ Z1/Z2, ठीक है, इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। ठीक है, प्लस 2 k। ठीक है, 2 k पाई पता है ना क्यों होता है, सर्कल होता है इसीलिए हम लोग कह देते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही जानो तुम। आ जाओ, 3 नंबर पे आ जाओ। सर अगर क्या हुआ, अगर एम्पलीट्यूड ऑफ Z की पावर n हो जाए, तो मैंने बोला कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको n टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ Z कह दो प्लस 2n पाई। ठीक है, के ही लिख लो ना, दिक्कत हो जाएगा तो। समझे, समझे। तो ये वो सारी प्रॉपर्टीज हो गई। ओके, डी मोइवर्स थ्योरम जानने की बहुत ज़्यादा जरूरत तो है नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ डी मोइवर ने क्या काम किया था। ठीक है, मोइवर्स, ये स्पेलिंग होती है ना यार। ठीक है, डी मोइवर्स थ्योरम वो क्या होता है, देखो डी मोइवर थ्योरम में क्या होता है, जैसे मान लो ना कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है। ठीक है, तो इसको तुम किसके इक्वल लिख दोगे, किसके इक्वल लिख दोगे, तो तुम लिख दोगे cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये इसके इक्वल। ठीक है, तो ये ऐसा होता है कब, अगर n रैशनल नंबर, n जो हो रैशनल नंबर हो। ठीक है, n अगर कोई इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में देखो बहुत ही कम चीज़ें तुम्हें बताती हूँ, बहुत तो बहुत पढ़ाते हैं, लेकिन मैं बहुत एक्सेसिव चीज़ें नहीं बताऊंगा तुम्हें। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ना तुम्हें ओमेगा पता होना चाहिए क्या होता है। तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा तो हम सबको पता है ना, -1 प्लस √3/2 होता है। अच्छा, इसको तुम किसके इक्वल लिख सकते हो, इसको तुम इसके इक्वल भी लिख सकते हो, EI2π/3, पावर में है वो। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर को तुम किसके इक्वल लिख सकते हो, -1 माइनस √3/2, इसको तुम EI4π/3 लिख सकते हो, पावर में है वो। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज तुम ये याद कर लो कि 1 + ओमेगा हमेशा 0 होता है। ठीक है, या अगर इसको ऐसे याद नहीं करना है तो एक जनरल टर्म तुम ऐसे याद कर लो कि जनरल में यही होता है। जैसे मान लो कि कल को तुम्हें आ गया 1 + ओमेगा r + ओमेगा की पावर 2r। ठीक है, तो यहाँ पे ना दो कंडीशन है, यहाँ पे दो कंडीशन है, इसकी वैल्यू 0 भी आएगी और इसकी वैल्यू 3 भी आएगी। कब, आर अगर मल्टीपल होगा 3 का, आर अगर मल्टीपल होगा 3 का, और 0 कब आएगी, नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3, नॉट इंटीग्रल, नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ
ठीक है, ये दो चीज है, ये एक जनरल फॉर्म है इसका, ठीक है, ये एक जनरल फॉर्म है। अच्छा, अब मैं तुम्हें ना कुछ फैक्टर्स बता देता हूँ। अब मैं तुम्हें कुछ फैक्टर्स बता देता हूँ जो तुम्हें जनरली कभी भी काम आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, पहला फैक्टर यही होता है। इसको तुम कैसे लिख सकते हो? इसको तुम लिख दो ए प्लस बी, ए प्लस ओमेगा बी, ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी। सेम चीज देगा तुमको। ठीक है, कल को हो सकता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब तुमको एग्जाम में आ जाए, तो उसको तुम सेम लिख सकते हो, ए माइनस बी, ए माइनस ओमेगा बी, ए माइनस ओमेगा स्क्वायर बी। ठीक है, चलो। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका फैक्टर तो तुम कभी कर नहीं पाओगे, तो एक्स माइनस ओमेगा लिख लो, एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख लो, उसी के फैक्टर होते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, सब बता दिया, अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो? ये देखो, ये सिर्फ मैं बताता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सर अगर कभी स्क्वायर रूट लेना पड़ गया तो? हो जाता है, कभी कभी जरूरत हमें पड़ जाती है, कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है, हमें थोड़ी पता है कि किसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। मान लो अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना हो गया, तो इसको तुम किसके इक्वल लिखोगे? प्लस माइनस ब्रैकेट को ओपन कर लो, अंडर रूट मॉडुलस ऑफ जेड प्लस ए बाई टू प्लस आयोटा। ठीक है, अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड माइनस ए बाई। ठीक है, अगर बी जीरो है, फॉर बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, एंड, ठीक है, एंड प्लस माइनस सेम करोगे, मॉडुलस ऑफ जेड, इस बार क्या करोगे? प्लस ए कर दोगे, डिवाइड में ना टू कर दोगे, माइनस का साइन बस चेंज करोगे, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस ए बाई। ठीक है, फॉर बी लेस देन जीरो। ठीक है, फॉर बी लेस देन जीरो। ठीक है ना, तुम्हें एक बात तो पता है कि मॉडुलस ऑफ जेड कैसे निकालते हैं? मॉडुलस ऑफ जेड कैसे निकालते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला भी था याद करने को। ठीक है, ठीक है ना? देखो, एक रोटेशन थ्योरम होता है, एक रोटेशन थ्योरम होता है, रोटेशन थ्योरम मैं बताते रहा हूँ। जैसे मान लो ये ऐसे है और ये ऐसे, एक ऐसे तुम एजम्पशन ले लो, बी है जेड वन और ए है तुम्हारा जेड नॉट। ठीक है, तुमने मुड़ा करके थीटा एंगल इधर मुड़ा दिया, और अब ये सी पॉइंट पे आ गया जेड थ्री। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? इनके बीच में रिलेशन कभी भी पूछ सकता है, तो जेड टू माइनस जेड नॉट बाई मॉड ऑफ जेड टू माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू जेड वन माइनस जेड नॉट अपॉन मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड नॉट इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, ये होता है। ठीक है, ई की पावर आयोटा थीटा। तो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ नहीं है भाई, वो मैं कभी एक शॉर्ट वीडियो में बना दूंगा। तब तक के लिए भाई, मैंने आज तुम्हें इतना कुछ बताया है। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मेरा टेलीग्राम चैनल जोड़ लो। ठीक है, @मैथ्स टाइयार्ड नाम से बना हुआ है वो। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।